Welcome to Beyond Books Education and myself, Ashish Bajwan. Let's we start Standard 12 OCM chapter number 3 Planning. So planning क्या कह रहा है? सिंपल सी चीज़ है कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी कब होगी, किस तरह से होगी और कौन से स्टेप में होगी, कि पहले कौन सा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, इन सारी चीज़ों का आप एक प्लानिंग बना रहे हो, एक रफ आइडिया क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में. दैट इज नॉन एज अ प्लानिंग. सो एडवांस में आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो कि कब कौन सी एक्टिविटी होगी और एक्टिविटी कौन करेगा, किस तरह से करेगा, और आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और आप खुद एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलाकर आप एक्टिविटी परफॉर्म कब होगी उसकी एक रफ आइडिया क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज प्लानिंग. अब प्लानिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है, आपको चॉइस करना होता है कि आप कौन से वर्कर को चॉइस करोगे, आपकी लैंड कहाँ पे होगी, कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं. उसमें से आपको अपने बिजनेस के टाइप और साइज के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है टास्क ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो चूजिंग. आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि उस डिसीजन एंड सिलेक्शन के बेसिस पर ही आपकी कंपनी सक्सेस होगी या नहीं होगी, वो एक डिपेंडेंसी रह जाती है. तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का. यह एग्जाम में आता है. आप मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपकी इफेक्टिव जो होती है वो होती है प्लानिंग. तो आपका प्लानिंग सही होना चाहिए. प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने पढ़ा था कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद या कहीं पे भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मैनेजमेंट आपको करना है तो आपको पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. इसीलिए प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है. मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था क्या क्या इंक्लूडेड है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है. पर मैनेजमेंट में सबसे पहले जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है, इसलिए इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना माइंड जितना यूज करोगे उतना ही प्लानिंग इफेक्टिव होगा. क्योंकि आप क्या करोगे, फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे कि भाई मैंने ये काम किया, ये रिजल्ट आएगा, ये काम किया तो ये रिजल्ट आएगा. तो ये कंसियस एंड मेंटल प्रोसेस है. आपको दिमाग बहुत चलाना है, अपना अपना नॉलेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है. प्लानिंग फ्लेक्सिबल है. जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करते हो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो आपके काम करने के तरीकों में चेंजेस आएगा. पर अगर आपको पता है कि फ्यूचर क्या है, तो आप भगवान ही हो. फ्यूचर आपको पता नहीं है, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, या फिर मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो अभी से मैं ऐसा ऐसा काम करना शुरू कर दूं ताकि फ्यूचर में मुझे कोई रुकावटें ना हो. पर अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन कंपनी की चेंज हो गई, या नेचुरल कैलमिटाइज आ गया, इसकी वजह से कंपनी को सफर करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लानिंग में चेंजेस करोगे, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है. प्रीसाइज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीसाइज? ट्रू वैल्यू. आपको पता होना चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज भी है वो मायने रखती है बिजनेस के लिए. कि आज अगर कोई बिजनेस की कंडीशन में चेंज आ गया, मान लो कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में मैंने जिसको क्रेडिट सेल किया है वो मुझे पैसा लौटा देगा, लेकिन उसमें से बहुत सारा पैसा जो है वो डूब गया, पैसा आया ही नहीं, तो अब कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत वीक हो गई. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये प्लानिंग का एक हिस्सा है, ये आपका बैकअप प्लान होना चाहिए. फॉरकास्टिंग इज एसेशनल, है ना, मैंने बताया था कि आपको फॉरकास्ट करना है. ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे. ये क्वेश्चन आपको हर बार अपने आप से पूछना है, दिमाग में लेकर चलना है. दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्लानिंग, है ना. कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट में वो चीज नहीं चली तो क्या करोगे. आपने लोन ली है, अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो आपके पास बैकअप क्या है. आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे चेंज करोगे. तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं प्लानिंग में. प्लानिंग हमेशा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास होना चाहिए. लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं. मान लो आपके पास 10 ऑप्शन है, आपको 10 में से 3 ऑप्शन आपके पास रखने हैं. 3 में से जो बेस्ट है उसको इंप्लीमेंट करना है. पर अगर वो फेल हो गया तो आप सेकंड अप्लाई करोगे, सेकंड फेल हो गया तो थर्ड अप्लाई करोगे, थर्ड फेल हो गया तो आपके पास 10 तक बाकी का ऑप्शन तो है ही. तो आपके पास अल्टरनेटिव की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि वो आपके प्लानिंग को सपोर्ट करे, है ना. कभी भी आप मान लो कि आपके पास 10 वर्कर है, उसमें से 4 वर्कर ने जॉब छोड़ दी, तो क्या करोगे. ऑन द स्पॉट 4 वर्कर कहां से लाओगे जो इस तरह से काम करते हैं जो पहले 4 कर रहे थे. तो प्लानिंग का ये हिस्सा है. कंसर्न विद फ्यूचर, आपका प्लानिंग किसके साथ कनेक्टेड है, फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है ना. आपको फ्यूचर में जो गोल है उसको अचीव करना है, इसके लिए आप प्रेजेंट में ऐसा प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे स्टेप प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप गोल अचीव करो. प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है. एक बार आपने गोल अचीव कर लिया,
आपको नए गोल, नए स्टैंडर्ड, नई क्वालिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको नई तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रही है, लोग प्रोडक्ट में वेरिएशन ला रहे हैं, क्वालिटी में वेरिएशन ला रहे हैं, मार्केटिंग के नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मार्केट में अपडेट होना रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, आपका जो काम है, बिजनेस का जो वर्क है, वो किसके रिलेटेड होगा? ऑब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होगा, है ना। आज मेरा गोल है, मान लो कि मुझे एक महीने में 100 रेफ्रिजरेटर सेल करने हैं, तो मेरा मार्केटिंग उस लेवल का होना चाहिए, मुझे 10,000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उसमें से अगर मैं कन्वर्जन रेशियो 1% लेके चलूं तो मेरे पास 100 रेफ्रिजरेटर सेल होंगे। अगर मैं मान के चलूं कि मैंने 100 लोगों को कन्विंस कर लिया और वो 100 लोग मेरे रेफ्रिजरेटर को परचेस कर ही लेंगे, तो ये गलत प्रेडिक्शन है। आपका प्लानिंग हमेशा एडवांस होना चाहिए, आपका काम आपके गोल के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, जिसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, मैंने पहले ही बोला था कि प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिसीजन। आपका डिसीजन सही होगा तो आप फ्यूचर में अचीव कर पाओगे अपने गोल को। अगर आपका डिसीजन गलत है तो आपका प्लानिंग गलत हो जाएगा, प्लानिंग गलत है तो आपके गोल जो है अचीव होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो ये थे हमारे टोटल 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों जरूरी है प्लानिंग? तो आप अपने काम को सिस्टमेटिकली कर पाओ, इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। आज आपको पता है कि आपको 100 रेफ्रिजरेटर सेल करना है, तो एक महीने में सेल करना है, तो आपको उसको पर डे और पर वीक के गोल के हिसाब से उसको डिवाइड करना होगा, और फिर आपको उसके हिसाब से अपनी टीम प्रिपेयर करनी होगी, टीम को ट्रेनिंग देनी होगी, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना होगा कि क्या आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। आपको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर भी करते रहना है ताकि आपको पता चले। जैसे मान लो कि 30 डेज में आपको 100 रेफ्रिजरेटर सेल करना है, आपने पहले 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 रेफ्रिजरेटर सेल किए, तो आपको अब पिछले 15 दिन में मेहनत डबल कर देनी है, क्योंकि अब आपको 30 के सामने 70 सेल करनी है। और अगर मान लो कि आपने और गोल को कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड किया, आपने वेरीफाई किया और आपको पता चला कि बाकी के 10 दिनों में आपकी 65 रेफ्रिजरेटर सेल हो गई है, तो अब आपका थोड़ा लोड कम हो जाएगा। आखिरी 5 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रेफ्रिजरेटर सेल करनी है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने रिकॉर्ड, अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड करोगे, कॉन्स्टेंटली उसको कंपेयर करोगे तब। तो प्लानिंग क्या करेगा? आपके काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड कर देगा। अवॉइड वेस्टेजेस, आपके जो वेस्टेजेस हैं टाइम के उसको अवॉइड करेगा। पहले 10 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 रेफ्रिजरेटर क्यों बिके, उसका रीजन आप पूछो अपने वर्कर को कि कस्टमर क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं, कस्टमर के क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले ही 15 दिन में आपको वो दिक्कत पता चल जाएगी, और फिर उस पर अगर आप काम करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वेस्टेजेस को कंट्रोल कर पाओगे। आपने इसकी जगह पे क्या किया? एक गोल रख दिया कि एक महीने में 100 बेचनी है, पर आपने उसको कॉन्स्टेंटली फीडबैक नहीं लिया, कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो एक महीने के एंड में आपकी 100 रेफ्रिजरेटर नहीं बिकेगी और आपका एक महीने का टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। और आप क्या कर रहे हो? हर वीक उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपका वेस्टेज क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज, है ना। अनसर्टेनिटीज को आप कम कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जैसे पिछले लास्ट 5 दिनों में ऐसी अनसर्टेनिटी होगी कि काम पे वर्कर आ ही नहीं पाए, तो क्या होगा? आपके पास फिर भी 95 रेफ्रिजरेटर का गोल अचीव आपने ऑलरेडी कर दिया है, जो एक अच्छा माइलस्टोन है। लीड्स टू प्रिसाइजेशंस, मतलब कि आप पहले से ही नई नई लीड्स को जनरेट कर सकते हो, नए नए डिसीजन ले सकते हो, और अपनी इंफॉर्मेशन के, अपने गोल के, अपने काम करने के तरीकों के बेसिस पे आप जान सकते हो कि अब आपकी आने वाली स्ट्रेटेजी कैसी होगी और किस तरह से आप गोल अचीव कर सकते हो। अब आपने पहले ही 30 दिन में 100 रेफ्रिजरेटर सेल कर दिए, तो आप नेक्स्ट मंथ में गोल को और बड़ा कर सकते हो, है ना, और बारीकी से काम कर सकते हो। प्रिसाइजेशन का मतलब होता है हर एकदम बारीकी से काम करना। जितना बारीकी से काम करोगे इतना जल्दी गोल अचीव करोगे। प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हो, स्मूथनेस ला सकते हो, है ना। मैनेजर बहुत स्मूथली काम कर सकता है ना। यहाँ पे अगर मान लो 30 दिन के अंदर 100 सेल हुई नहीं, तो मैनेजर गुस्से में आ जाएगा, डांटेगा आपको। पर इसकी जगह पे मैनेजर क्या कर रहा है? आपको वीकली गोल दे रहा है कि पहले 7 दिन, फिर नेक्स्ट 3 दिन काम करो, फिर वापस 10 दिन काम करो, फिर वापस 3 दिन काम करो। इससे क्या कर रहा है? मैनेजर आपकी एफिशिएंसी को ट्रैक कर रहा है और आपको गोल अलग अलग दिनों पे अलग अलग दे रहा है, आपके काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट ला रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो क्या हुआ? मैनेजर का काम ईजी हो गया। आपके इसकी जगह पे मैनेजर अगर 30 दिन के बाद सीधा आपको बुलाता तो काम नहीं होता।
एम्प्लॉयज कोऑपरेशन, है ना, हर वीक पे मीटिंग होने से, हर 10 दिन पे कहीं ना कहीं काम में थोड़े बहुत चेंजेस आने से एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयज एक दूसरे को समझते हैं और काम के जो तरीके हैं, जो उनकी मेथड है, उसको इजीली अचीव कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ इस काम को इस तरीके से किया जाता है, इस मेथड से किया जाता है। आप वर्कर्स पे इफेक्टिवली कंट्रोल ला सकते हो। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, 2 लोगों को मैं रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए मार्केट में बेच रहा हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे। तो एक है वो अच्छी तरह से सेल्स कर पा रहा है, दूसरा सेल्स नहीं कर पा रहा है। तो दोनों की इफिशियंसी को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा और उनको सिखा पाऊंगा कि पहला वाला इंसान क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, क्या तरीका अपना रहा है और दूसरे वालों को क्या दिक्कत हो रही है, वो हम यहाँ पे इजिली कंपेयर कर पाएंगे। लोगों के बीच में हम कोऑर्डिनेशन ला पाएंगे और उनकी एक्टिविटी को हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे समझ पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है प्लानिंग। नाउ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है? हम लोग प्लान तो करते हैं कि भाई हम लोगों को इस तरह से काम करना है, फ्यूचर में हम लोग इतना काम करेंगे जो इतना गोल अचीव हो ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर कैसा है, अनसर्टन। मैंने बोला कि फ्यूचर को आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ और गोल अचीव होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लानिंग करो और वो सक्सेस हो। इसीलिए प्लानिंग फ्लेक्सिबल रहता है। प्लानिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि प्लानिंग के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स। अगर आप एक हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो तो आपको उस हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है, कितना डॉक्टर की टीम की रिक्वायरमेंट है, ऐसा एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, वो अच्छे खासे पैसे आपसे ले लेंगे। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एमबीए एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। आप एक फाइनेंशियल कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे सीएस की जरूरत होगी। तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता है, कभी कभी तो एक एक महीने चले जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को प्लानिंग करने में। जैसे अगर हम बात करें जियो कंपनी को सिर्फ मार्केट में लाने में 2 साल लग गए, कंपनी ने प्लानिंग में 2 साल लगा लिए और उसको एग्जीक्यूट करने में 2 साल लगा दिए। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लानिंग कभी कभी इरेलेवेंट भी हो सकता है कि आपने कोई चीज सोची और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे मान लो कि 2 साल अगर जियो ने लिए और 2 साल के अंदर मान लो कि बाकी कोई कंपनी जैसे कि वोडाफोन है या फिर बाकी जो अदर कंपनीज है एयरटेल वगैरह, उन्होंने कोई ऐसी चेंजेस ला दी होती, या जियो की तरह जैसे जियो फ्री लेकर आया था उस टाइम पे, अगर मान लो एयरटेल और वोडाफोन लेकर आया कि आप 4G यूज करो फ्री में 1 साल तक, तो शायद जियो जो है वो फेल हो जाता और उसका बिजनेस उसको बंद करना पड़ता। 2 साल का पैसा, 2 साल की मेहनत और 2 साल की प्लानिंग जीरो हो जाती। टाइम्स टू वर्ड डिग्निटी, कभी कभी आपके जो प्लान है वो रिग्ड रहते हैं, मतलब जिद्दी। आप चाहते हो कि वो कभी चेंज ना हो, आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस भुगतना पड़ता है। तो प्लानिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। अगर आपने रिग्ड पॉलिसी यूज की है, एक फिक्स पॉलिसी यूज की है कि आप इसमें चेंज नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, तो बिजनेस को लॉस कर सकता है। अनसर्टन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि किसी कंट्री के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर आप कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज या नेचुरल कैलेमिटीज, इन सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके अंदर चेंज आने की वजह से 110% प्लानिंग में चेंजेस आते ही हैं। तो अगर ये चेंज हो गए एक्सटर्नल फैक्टर, तो प्लानिंग चेंज हो जाएगी, जो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जब आप प्लानिंग करने बैठते हो तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास फील्ड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, फील्ड का पूरा एक्सपीरियंस हो। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, उनके पास रिसर्च प्रॉपर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर लोगों को आपने लिया हुआ है, तो प्लानिंग गलत हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइंग क्रिएटिविटी, भाई इसके लिए तो गूगल बहुत पैसा देता है, इवन आप यूट्यूब देख सकते हो, ये गूगल की क्रिएटिविटी। तो भाई अगर आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिव हैं, आपको बता रहे हैं कि सर आपकी प्लानिंग में गलती है, इसको चेंज करो, और अगर आप उनको रोक रहे हो, आप कह रहे हो भाई तू तो एम्प्लॉय है, तेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तू मत बोल बीच में, मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं बोलूंगा वैसे ही होगा। तो जहां पे आप एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को रोक रहे हो और आप प्लानिंग में चेंज करने से अपने आप को रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ये प्लानिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। एंड यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेलिंग करते वक्त मेरे पास 2 लोग हैं जिसमें से एक इंसान बहुत अच्छा सेलिंग कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है, तो रीजन है कहीं ना कहीं फॉल्टी मेथड वो यूज कर रहा है। अगर आपकी प्लानिंग की जो मेथड है वो गलत है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। नाउ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इट्स वेरी इजी। प्लानिंग करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो आपके पास टोटल 8 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। इस तरह की प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो प्लानिंग सक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने गोल्स जो है उसको, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करना चाहिए कि आपके कंपनी में गोल कैसे होने चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म गोल कौन सा होगा और शॉर्ट टर्म गोल कौन सा होगा, और ये आपको चेक करना है। और आपके गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। आज मान लो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, छोटी सी ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट की है, तो मेरा गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल के अंदर मेरी ग्रोसरी स्टोर का एक डिमांड बन जाए कुछ से बहुत बड़ा। ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। रियलिस्टिक गोल ऐसा होता है कि जो आपकी कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन के साथ मैच होता हो और आपके प्लानिंग के साथ मैच होता हो, ऐसा आपको एक रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल गोल डिसाइड करना है।
क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी है, आपको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल के अकॉर्डिंग आप कौन से फैक्टर का कितना यूज कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी से छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपको आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आप फ्यूचर में अगर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, उसका अच्छा रिजल्ट्स देखना चाहते हो, तो आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी, और आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन मार्केट से आपको कलेक्ट करनी है। कि आज मान लो कि ब्रिटानिया और पार्ले एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, तो ब्रिटानिया को पता होना चाहिए कि पार्ले कौन सी इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा है, और ब्रिटानिया को उससे बेटर प्रोडक्ट और मार्केटिंग यूज करनी है ताकि वो मार्केटिंग में कंपटीशन में टिक पाए। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, अब मान लो कि आपने कोई एक प्लान बनाया है और वो प्लान फेल हो गया, तो उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने प्लान बनाया कि आज मैं बिस्किट्स का प्रोडक्शन करूंगा अपनी कंपनी में, पर अगर मार्केट में भी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं अभी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा। जैसे मान लो कि अभी मार्केट में 10,000 पैकेट की पर डे की डिमांड है, और मेरा आउटलेट ही एक दिन में 8,000 पैकेट बना पा रहा है मैक्सिमम, तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है कि बाकी के जो 2,000 पैकेट्स हैं, या तो मैं किसी और कंपनी को ऑर्डर पे दूं कि आप मुझे बनाकर दो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और मैं मार्केट में बेचूं, या फिर उस 2,000 प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैं अलग से एक नया आउटलेट ओपन करूं। ये हुआ अल्टरनेटिव प्लान। दूसरा हुआ इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब मेरे पास दोनों अल्टरनेटिव है, जैसे कि एक या तो मैं 2,000 प्रोडक्शन का एक अलग से नया आउटलेट ओपन कर दूं, पर क्या होगा कि इन फ्यूचर, अभी तो दिवाली है तो इतना ज्यादा, चलो मान लो कि डिमांड है, मान लो कि उसके बाद डिमांड कम हो गई, 6,000 पैकेट्स पर डे हो गई, तो क्या होगा, मेरा ये जो अभी का जो करंट इंडस्ट्री है, जो करंट वर्किंग आउटलेट है, ये तो 8,000 को दे ही रहा है, तो इसमें मेरा पर डे 2,000 का लॉस हो रहा है प्रोडक्शन का, और जो मैंने नया बनाया था वो तो बंद पड़ा हुआ है, उसका एक्सपेंस तो मेरा रनिंग कॉस्ट तो चल ही रहा है। तो ये मेरा अल्टरनेटिव इवेल्युएट करने जैसा है कि मुझे अलग आउटलेट ओपन करना चाहिए या फिर मुझे इसको टेम्पररी किसी को बाहर पे काम पे देना चाहिए। फिर इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। तो भी मैंने अपने लोगों से राय ली, उन्होंने कहा कि भाई आप टेम्पररी बेसिस पे डिमांड ज्यादा हो गई है, तो आप एक काम करो, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ लोगों को प्रोडक्शन करने का काम दे दो और उनको काम सिखा दो। जब डिमांड कम हो जाएगी तो आप इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना, उनको पैसे देना बंद कर देना, उनको मना कर देना कि भाई हमारे पास अभी डिमांड नहीं है तो हम आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो 1 महीने के लिए और 2 महीने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो 2 महीने का कॉस्ट आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप न्यू आउटलेट ओपन करोगे तो आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लैंड लेनी पड़ेगी, और नए तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली है, जहां पे आपका टाइम और मनी दोनों क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप अपने अल्टरनेटिव में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे कि भाई कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड है कॉन्स्टेंटली हर साल बढ़ रही है, हर महीने बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होता है कि आप अपना नया वेंचर ही अलग से स्टार्ट कर दो, नई एक आउटलेट ओपन कर दो, है ना। ये आपको अपने सिचुएशन और अपने स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है। फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, फिर आपको एक सब्सिडरी प्लान भी बना के रखना है। भी अभी हम एक काम कर रहे हैं कि टेम्पररी हम 2,000 प्रोडक्ट जो है डेली डिमांड आ रही है उसके लिए हम किसी एक को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट रहा तो हम 2 और 3 या 4 महीने के बाद नया अपना आउटलेट ओपन कर लेंगे। ये हुआ हमारा सब्सिडरी प्लान, जो हमने हमारे जो पिछले प्लान थे जिसको हम इवेल्युएट किया उसके डिसीजन पे हमने ये प्लान लिया, ये डिसीजन लिया हमने। तो ये हुआ आपका फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, है ना। इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक में टायर्स का एग्जांपल देकर रखा हुआ है। एंड सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, कि आप सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद आप प्लान को इवैल्यूएट करोगे कि पहले हम लोगों ने, हमारा ये गोल है, हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अगर इससे ज्यादा डिमांड जा रही है तो हम टेम्पररी बेसिस पे हम 2,000 या 3,000 जो भी ज्यादा जा रहा है उसका ऑर्डर हम बाहर देंगे, अगर ये डिमांड और बढ़ती गई तो हम हमारा अलग से क्या करेंगे, एक वेंचर ओपन करेंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने प्लानिंग को क्या किया, मैंने अरेंज करके रख दिया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और मैं इसको इस तरह से करूंगा, जिसे हम कहते हैं लुक एंड लिप। तो आप अपने प्लान को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके रख रहे हो। ये हुई हमारी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसको मैं इन डिटेल इन समरी में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जिसके बाद हमारे पास टोटल 6 टाइप के अलग अलग प्लानिंग है, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्टैंडिंग प्लान। तो भाई स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंडिंग प्लान जो है हमारे बिजनेस में जो भी डिसीजंस रिपीटेड होते हैं या जो भी प्रोसेस बार बार रिपीट होती है
है ना, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोडक्शन। हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बार बार होता है, जैसे मान लो कि मैं बिस्किट्स की कंपनी में काम कर रहा हूँ, ब्रिटानिया मेरी कंपनी है, तो प्रोडक्शन कांस्टेंट है। चेंजिंग किसमें होगी, तो पैकिंग में चेंज होगा, है ना, पर प्रोडक्शन कांस्टेंट है। तो प्रोडक्शन के लिए मैंने एक मेथड बना दी कि भाई ये मशीन में इतने इतने वर्कर काम करेंगे, ये फील्ड, ये टाइमिंग में इतने वर्कर काम करेंगे, है ना, ये नून शिफ्ट में काम करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में इतने काम करेंगे, इवनिंग शिफ्ट में इतने काम करेंगे। ये मैंने एक प्रॉपर एक क्या कर दिया, एक प्लान बना दिया, जिससे मैं स्टैंडिंग प्लान कहूंगा। तो स्टैंडिंग प्लान कहाँ पे काम आता है, जहां पे काम जो है बार बार रिपीट होता हो, एक ही तरह का काम रिपीट होता हो, और उस काम को रिपीटेशन के साथ करने के लिए हमने एक प्लान बनाया होता है, कुछ रूल्स हमने डिसाइड किए होते हैं, है ना, डिसीजंस लिए होते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई होती है, उसे हम स्टैंडिंग प्लान कहेंगे। इसके अपने मेथड, अपने रूल्स और अपनी पॉलिसी होती है, जो हर एक कंपनी के साइज और हर एक कंपनी के फॉर्म के वर्क एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर मान लो कि हमने डिलीवरी कैसे करनी है कस्टमर को, हमने एक प्रोसीजर बना ली कि हम कस्टमर को इसी तरह से डिलीवरी करते हैं, है ना, और हम कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करते, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, स्टैंडिंग प्लान हो गया। नो एम्प्लॉय विल नीड टू परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ सवाल नहीं पूछेगा, उनको बस सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि स्ट्रेटेजिक प्लान है वो टॉप लेवल पे बनाया जाता है। बिजनेस ने डिसाइड टू ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी, कि हमने गोल डिसाइड कर लिया, उस गोल के अकॉर्डिंग हमें अब कैसे काम करना है ना, उस तरह हम लोग अपने बिजनेस के गोल के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब देखो सिंपल सी चीज है कि मैंने अपना एक गोल डिसाइड किया कि पर मंथ मेरा मान लो कि 1 लाख बिस्किट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये मेरा गोल है। अब इसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर लूंगा कि शॉर्ट टर्म मेरा प्लान क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है तो वर्कर बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं। तो मंडे टू सैटरडे मेरा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, संडे को कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये हो गया वीकली गोल। 2 वीक में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, इस मंथ में मान लो बहुत सारी फेस्टिवल्स हॉलीडेज आ रही है, तो मैं उस गोल को उसके हिसाब से चेंज भी करूंगा। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान जब मैं डिसाइड करता हूं, मैं मतलब कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट जब डिसाइड करते हैं, है ना, स्कोप के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान। तो गोल के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड प्लान डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान। पहले हमने पढ़ा स्टैंडिंग प्लान, जो रिपीटेटिव काम होता है, बार बार कंपनी में पॉलिसी एंड मेथड एंड रूल्स रिपीट होते हैं, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, जिसे स्टैंडिंग प्लान कहेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। ये प्लान हमारी कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कब कौन सा प्लान अप्लाई करना चाहिए, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर आ गया टैक्टिकल प्लान। ये टैक्टिकल प्लान भी शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, याद रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाया जाता है। पर जैसे मान लो कि कंपनी का, मान लो कि 1 साल का 10 लाख का प्रोडक्शन है बिस्किट्स का, ये 10 लाख प्रोडक्ट कंपनी के ऑनर ने मुझे बोल दिया, मैं मैनेजर हूं, मुझे बोल दिया कि साल में 10 लाख पैकेट बनने चाहिए, ऑन एन एवरेज मंथली 90,000 पैकेट्स बनने चाहिए ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो ये अब मैं मतलब कि मैनेजर, जो मिडिल लेवल का जो इंसान है, वो प्लान करेगा, मतलब कि जो मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे कि पर मंथ, पर डे और पर वीक कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे हम टैक्टिकल प्लान कहते हैं। तो बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए जो टॉप लेवल डिसाइड करते हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहेंगे। मिडिल लेवल के लोग इसी काम को शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं, वीकली, मंथली या लेस देन 1 ईयर, उसे हम टैक्टिकल प्लान कहेंगे कि भाई उनके नीचे सुपरवाइजर हैं, उनके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, कितना काम करेंगे पर वीक, पर डे, वो जो प्लानिंग बनता है उसे हम टैक्टिकल प्लान कहेंगे, है ना। यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में ऑपरेशनल प्लान, ये टैक्टिकल प्लान जैसा ही है ना, इसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं। ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, बट आप मान सकते हो कि 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए, ज्यादातर ये क्वार्टरली होता है, याद रखना, ज्यादातर 3 मंथ के लिए बनाया जाता है, 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ के गोल बनाए जाते हैं, और 12 मंथ, मतलब कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इस तरह से ये गोल बनाए जाते हैं। इसलिए ये ऑपरेशनल प्लान और टैक्टिकल प्लान दोनों सेम माने जाते हैं। इसको भी जो डिपार्टमेंटल हेड है और जो वर्क ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो मैनेजर है, वो बनाते हैं ताकि काम इजीली हो पाए, इसे हम ऑपरेशनल प्लान कहेंगे। दोनों सेम है। इसमें टैक्टिकल प्लान में मैनेजर बनाता है कि 90 के पर मंथ में कैसे बनाना है और कौन सी यूनिट कितने घंटे काम करेगी, कितने आवर काम करेगी। यहाँ पे हर इंडिविजुअल को कितना काम करना है कि भी एक वर्कर एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेगा और कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर पहले मंथ के अंदर मान लो कि हमने 90 के का गोल अचीव किया है और सारे वर्कर मिलाकर भी 60 के ही प्रोडक्शन कर पाए हैं,
तो नेक्स्ट मंथ में हमने हमारी एक्यूरेसी और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना है। अगर ज्यादा वर्कर की जरूरत है तो वर्कर को इंक्रीज कर देना है, टाइमिंग को इंक्रीज करना है, वो फर्स्ट मंथ के काम होने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग हर वीक हर मंथ हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे और इवेल्युएट करते रहेंगे, और उस छोटे से छोटे प्लान को हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम कहेंगे ऑपरेशनल प्लान। उसके बाद आता है सिंगल यूज प्लान, जो एक ही बार यूज होता है, उसके बाद उस प्लान को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कि हम लोग हमारी कंपनी का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, या फिर हम लोग किसी चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, पैकिंग करना, प्रिंटिंग का वर्क हो गया, जैसे कंपनी का इंटीरियर हो गया, कंपनी का लोगो डिसाइड हो गया, है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गई, आने वाले 5 साल तक हम यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, 5 साल के बाद इसको हम चेंज कर देंगे, तो वो क्या होगा, सिंगल यूज प्लान। जैसे मान लो कि भी 4 साल के बाद अभी फीफा होने वाला है ना, कि भाई एक अच्छी सी एक कंपटीशन होने वाली है, स्पोर्ट एक्टिविटी होने वाली है, तो यहाँ पे हम हमारी कंपनी को, जैसे बायजूस है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे मार्केटिंग करेगा। इंडिया में अगर मान लो फीफा होने वाला है, तो वो किस तरह से उसके अंदर मार्केटिंग करेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये सिंगल यूज प्लान हुआ, क्योंकि हर बार फीफा इंडिया में ऑर्गेनाइज हो ये जरूरी नहीं है, तो ये सिंगल यूज प्लान हुआ। और उसके बाद आता है कंटीजेंसी ऑफ प्लान। कंटीजेंसी प्लान क्या होता है कि ये नॉर्मल सा प्लान है जो सिचुएशन में चेंज होने की वजह से प्लानिंग में चेंज लाता है। जैसे मान लो कि इन चीजों में कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल एंड नेचुरल फैक्टर, इन चारों में चेंज आने की वजह से जो आपका अभी का प्लान है ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आपको न्यू प्लान बनाने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। जैसे मान लो कि अभी कोरोना आया, तो कोरोना के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन में चेंजेस आए, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया, तो पहले ऑफलाइन पढ़ा जाता था, अब ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ये कंटीजेंसी प्लान हो गया। फिर पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस आ गए, तो कुछ रूल्स बदल गए, तो कंपनी की प्रोडक्शन में मेथड में चेंज हो गया, कंपनी की और कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंज हो गई, जीएसटी अप्लाई होने की वजह से कंपनी के प्राइजेस में, प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंजेस हो गए। तो ये कंटीजेंसी प्लान है जो इन 4 फैक्टर के चेंजेस होने की वजह से आपके प्लानिंग की जो अभी करंट प्लान है उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो आपको यहाँ पे रिवीजन में इन शॉर्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमने इन डिटेल यहाँ पे रिवाइज किया टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसमें से कोई भी एक प्लानिंग एग्जाम में आ सकता है, तो इसको खास करके आपको याद रखना है। और लास्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त, एलिमेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो, कंपोनेंट्स कह सकते हो, कि प्लानिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। कौन सा गोल? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज के बेस पे आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वो क्वार्टरली होनी चाहिए, वीक वाइज होनी चाहिए, मंथ वाइज होनी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर आप कैपिटल लाते हो तो कैसे लेकर आ रहे हो, उसकी कौन सी पॉलिसी आप यूज करोगे, ये आपके पास होना चाहिए। काम करने का तरीका और मेथड होना चाहिए। वर्कर के आप बीच में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, कौन से मेथड से आप काम लोगे, कौन से टाइम पे आप काम करवाओगे, कौन सी प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, कौन सा सिस्टम आप फॉलो करोगे। क्योंकि एक यही चीज है, एक मेथड और प्रोसीजर ही है जो आपकी कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाता है, कंपटीशन में आपको रोके रखता है, जो हम कह सकते हैं। और कंपनी के क्या रूल्स होंगे काम करने के लिए, कंपनी का कितना बजट है, और कंपनी कौन सा प्रोग्राम फॉलो करेगी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेगी, कौन सा मशीन यूज करेगी, सारी की सारी चीजें प्लानिंग में बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप प्लानिंग करने बैठो तब। ये सिंपल सा छोटा सा स्वीट सा चैप्टर था प्लानिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कंपनी को रन करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था मैनेजमेंट के तौर पे। सेकंड स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। माई सेल्फ आशीष बजवानी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।